हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेम चैप्टर दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का। हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था। एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में उसमें रीड किया था एंड सेकेंड इज़ अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट। तो मैं उस टॉपिक में से कुछ पॉइंट जो है वो दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ ताकि हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे इनके साथ अटैच कर सकें। तो स्टूडेंट्स, उसमें हमने रीड किया था अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो क्यों हुई थी, उसका रीज़न क्या था और उसके कारण कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि जो इंडिया के लोग थे वो अभी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उनके अंदर आनी शुरू हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने हमारे इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो नाम था उसका सत्याग्रह। और हमने उसके बारे में रीड किया था कि जो सत्याग्रह मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो कहाँ कहाँ पे किया था हमने? चंपारण, ठीक है, बिहार में जो है, एंड सेकेंड वन इज़ खेड़ा जो गुजरात में है, एंड थर्ड वन इज़ ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। तो इनके अलग अलग मोटिव्स थे। डिफरेंट पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट दैट इज़ सत्याग्रह। एंड जो सत्याग्रह था दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स था कि जब गांधी जी ने इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने रीड किया था, हमने रिवाइज कर लिया था टिल 1918 कि जो लास्ट हमारा सत्याग्रह मूवमेंट था अहमदाबाद में हुआ था, इट टुक प्लेस इन 1918, ठीक है। कहाँ पे हुआ था वो? अहमदाबाद में। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि इन 1919, ठीक है, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर खिलाफत मूवमेंट। मैं ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि ये तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं, हम ये कह सकते हैं। सो दैट्स वाई इन दिस वीडियो आई विल कवर दिस 3 टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रोल्ट एक्ट कि रोल्ट एक्ट क्या था। रोल्ट एक्ट जो था वो 1919 में लेकर आई थी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इस एक्ट में उन्होंने क्या जो पॉलिसी बनाई, जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही ज़्यादा पावर्स मिल गई। वो पावर्स क्या थी? वो पावर्स ये थी कि वो किसी भी टाइम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो किसी एक्टिविटी में एंगेज होंगे, मींस गैदरिंग होगी उनकी, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि वो इकट्ठे हैं तो उनको पकड़ सकती है और जेल के अंदर डाल सकती है। और इसका एक नेगेटिव और चीज़ क्या थी इसमें उन्होंने जो इंक्लूड की, वो ये थी कि जो उनको बिना ट्रायल के, ठीक है, 2 ईयर्स तक इम्प्रिजन कर दिया जाता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने पहले भी रीड किया होगा कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं या पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है देन विद इन 24 आवर्स, ठीक है, उस पर्सन को जज के सामने हमें क्या करना पड़ता है? पेश करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या था, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 2 ईयर्स तक वो किसी भी जज के सामने उस पर्सन को पेश नहीं करते थे और 2 ईयर्स की जब उसकी इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो जाती थी तो उसको छोड़ देते थे। तो इट्स मीन्स गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज़ को, इस पावर्स को यूज़ करके एक तरफ से उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? एक अनजस्ट लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया। अनजस्ट लॉ क्यों था? क्योंकि इसमें जस्टिस नहीं दी जा रही थी आम लोगों को, ठीक है, जिसके कारण जो उस टाइम के लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। लोग ज़्यादा एंग्री हो गए, उन्होंने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। बट वो स्ट्राइक्स किसके ऊपर बेस्ड थी? पीसफुली, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने ये फॉलो किया था। क्योंकि जो गांधी जी का सत्याग्रह था इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हम कोई चीज़ करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, वो पीसफुली करेंगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जाने के लिए उन्होंने क्या किया? आपको पता है कि जलियांवाला बाग में वो क्या कर रहे थे? इकट्ठे हुए थे। तो पहले हम रोल्ट एक्ट के, ठीक है, इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में समझेंगे कि इवेंट वाइज क्या हुआ, पहले क्या हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था। तो यहाँ पे आ जाता है आपका रोल्ट एक्ट, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेट क्या आ जाती है आपकी? 1919 में ये जो एक्ट था वो पास किया गया था। और इस एक्ट में हुआ क्या था? इट गेव द एनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट,
कि जो उस टाइम में गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज़्यादा पावर्स मिल गई थी। और पावर्स क्या थी? टू रीप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। वो क्या कर सकती थी? जो कोई भी पर्सन किसी भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होता तो उसको वो रीप्रेस कर सकती थी। रीप्रेस मतलब क्या है? सप्रेस कर देती, उसको दबाने का हक था। एंड पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको क्या कर सकती थी? अरेस्ट कर सकती थी। और अरेस्टिंग का मेथड भी क्या था? कि कैन बी केप्ट इन जेल, जेल में रख सकती थी उसको विदाउट ट्रायल, कोई भी ट्रायल नहीं होता था उनका। कितने सालों के लिए? फॉर 2 years, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझा चुकी हूँ कि उनको जज के सामने नहीं लाया जाता था 2 years के लिए। जबकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को पुलिस पकड़ती है, किसी उसको गिल्टी मानती है, तो साथ ही साथ में उसको विदिन 24 hours जज के सामने पेश करना पड़ता है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी लॉन्च हड़ताल सत्याग्रह, और कब किया हमने? 6 अप्रैल 1919 को। तो उन्होंने यहाँ पे एक सत्याग्रह चलाया, ठीक है, जिसको हम हड़ताल सत्याग्रह भी कह देते हैं या रोल्ड सत्याग्रह भी कह देते हैं। जैसे आप अपने इस चैप्टर में नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे अबाउट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो एक तरह से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था जो स्टार्टिंग थी। तो उन्होंने क्या किया? ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, उसकी डेट फाइनलाइज कर दी। कब होगा वो? 6 अप्रैल 1919 को। तो इसमें उन्होंने किया क्या? नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये जो मेन गांधी जी का आइडिया था या फिलॉसफी थी वो क्या थी? नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने क्या किया? रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और ये सब कुछ क्या होना स्टार्ट हो गया था कि वहाँ पे जो गांधी जी थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने पीसफुली इस चीज़ को लिया और उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रैलीज मूवमेंट्स करने शुरू कर दिए, हड़ताल करनी शुरू कर दी। और बहुत सारे लोग जो, ठीक है, इस सत्याग्रह में, जो रोड सत्याग्रह हम कह सकते हैं, हड़ताल सत्याग्रह था, इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आगे क्या हुआ? इस रोल्ड एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी ये फेमस है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक एक्ट कौन सा था, ठीक है। तो ब्लैक एक्ट किसको बोलते हैं? रोल्ड एक्ट को ही बोलते हैं। एक अनजस्ट लॉ था, ठीक है। इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट ही गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो इस ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जो थे लोग कहाँ पे वो गैदर हुए? जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस क्या है तो हम उसको आगे कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की। तो मैंने आपको कहा था कि अभी जो रोल्ड एक्ट था वो पास किया गया 1919 में, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या किया था? एक हड़ताल या फिर हम कह सकते हैं कि रोल्ड सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स प्लीज़ जो यहाँ इसमें डेट्स हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी कोई भी इसमें से डेट जो है वो पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि उसके बाद जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था वो क्यों हुआ। मैंने आपको बताया कि अभी जो रोल्ड एक्ट था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्या हुआ? लोगों ने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए एक जगह पे गैदरिंग करने की सोची। तो वो कहाँ पे इकट्ठा हुए? जलियांवाला बाग। तो उसी दिन जलियांवाला बाग में कुछ लोग बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए भी गैदर हुए थे। बट बिफोर दैट पूरे कंट्री में क्या लग गया था? एक मार्शल लॉ पास कर दिया गया था। अभी आप पूछोगे कि मार्शल लॉ क्या होता है? जैसे कि आज के टाइम में अभी आप घरों में कैद हो, है ना, घर से बाहर नहीं जा सकते हो, तो जैसे हम कर्फ्यू कह देते हैं, तो उस टाइम में कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू किस पर्पज़ से लगा हुआ था? गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि कोई भी पर्सन गैदर नहीं हो सकता है किसी भी बात के लिए। बट
लोगों ने क्या किया, रोल्ड एक्ट के अगेंस्ट जाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग या फिर हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन बनाकर गैदरिंग करने की सोची, और वो गैदरिंग कहाँ पे हुई थी, जलियांवाला बाग में। तो जब जलियांवाला बाग में वो गैदर हुए तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको पता चल गई, उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसका जो कमांड था वो किसने ले लिया अपने हाथों में, जनरल डायर ने। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जब सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे बैसाखी फेयर के ओकेज़न पे भी, और साथ ही साथ में रोल्ड एक्ट को उसको अगेंस्ट जाने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन ऊपर से क्या था, मोर ओवर हम कह सकते हैं कि जो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था कि कोई भी पर्सन गैदर नहीं हो सकता है। तो जनरल डायर ने इसका एडवांटेज लिया, वहाँ पे गया अपने, ठीक है, कुछ ऑफिसर्स के साथ, आर्मी ऑफिसर्स को साथ में ले गया, पुलिस को साथ में ले गया, और वहाँ का जो एग्ज़िट गेट था, एक ही गेट था जलियांवाला बाग में, एक ही गेट था, एंट्री भी वहीं से थी और एग्ज़िट भी वहीं से था। तो उसने वो गेट बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया। जो पीसफुली प्रोसेशन चल रहा था वहाँ पे, उनके ऊपर उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, और उन्होंने इस नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था उनका, नॉन वायलेंस प्रोसेशन चल रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अभी वायलेंस प्रोसेशन में कन्वर्ट हो गया। लोगों ने पुलिस के साथ फ्लैश करना शुरू कर दिया, ठीक है, बाजार्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरीके से जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि वो रोल्ड एक्ट के कारण ही हुआ। तो आइए हम इसके पॉइंट्स अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस क्या था कि वायलेंस अकर्ड ड्यू टू रोल्ड एक्ट। आपको पता है कि रोल्ड एक्ट जब पास हुआ तो उसके कारण वहाँ पे जो वायलेंस था वो क्रिएट होना शुरू हो गया था। एंड उसके बाद क्या था, पूरे कंट्री में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट लाइक कर्फ्यू, जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो इकट्ठे होकर खड़े भी नहीं हो सकते, ना ही बातचीत कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या था, लोग गैदर हुए। कहाँ पे गैदर हुए, वो जलियांवाला बाग में। किसके लिए गैदर हुए थे, वो दो पर्पसेस के लिए गैदर हुए थे। एक तो प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टिंग किसके अगेंस्ट थी, रोल्ड एक्ट के अगेंस्ट, और साथ ही साथ में बैसाखी फेयर को, ठीक है, ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब जनरल डायर ने कमांड लिया, ठीक है, इसका जो चार्ज था वो अपने हाथों में ले लिया, और उसने क्या किया, क्लोज एग्जिट एंड फायर। जो एग्जिट गेट था वो बंद कर दिया और लोगों के ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। जो पीपल थे वो क्या हो गए, एंग्री हो गए। एंगर में आकर उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों के साथ क्लैश किया, आपस में एक दूसरे की क्या होने शुरू हो गई, ठीक है, मारधाड़ होनी शुरू हो गई। एंड जो गवर्नमेंट थी, मोर ओवर जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, प्यार से नहीं दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्श बिहेवियर था उनका, जो उस टाइम के कॉमन पीपल थे। तो इस तरीके से जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हैपन हुआ, ठीक है जी। तो आप इसको जो है रोल्ड एक्ट के साथ ही कनेक्ट करके चलोगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स यही हैं कि जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ था, इट वॉज हैपेंड 13 अप्रैल 1919। ओके, तो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग गैदर हुए थे, मार्शल लॉ के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है, मार्शल लॉ का उनको पता नहीं था, सो दैट्स वाई दे गैदर्ड देयर। तो अभी हम नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द खिलाफत मूवमेंट। हम बात करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट था, ठीक है, मूवमेंट कह सकते हो आप, वो रोल्ड एक्ट और साथ ही साथ में जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके साथ कैसे कोरिलेट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करेंगे हमारा जो आगे नेक्स्ट है, दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट के पीछे उसमें हम थोड़ा सा आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा रिवर्स हो जाएंगे, जब हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा था।
कि जो वर्ल्ड वॉर वन थी, ठीक है, वो कब हुई थी, 1914 से 18 के बीच में हुई थी। उसमें कुछ एक्सिस पावर्स थी और कुछ उसके एलिस थे। तो जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो तो उसमें जीत गया था, लेकिन जिसकी हार हुई थी उसमें कौन कौन से आ जाते थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, तो ऐसे प्लेस जो थे, ऑटोमन एम्पायर था। तो ये जो सारे कंट्रीज थे वो क्या हो गए थे, उनकी डिफीट हुई थी, विक्ट्री नहीं हुई थी। तो उसका इसके साथ को रिलेट कैसे हो जाता है कि खिलाफत मूवमेंट का वर्ल्ड वॉर जो है वन है उसके साथ क्या रिलेशन है ना, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसमें जो जर्मनी साइड जितने भी उसके पावर्स उसके साथ लड़ रहे थे उनकी हार हो गई। तो उसमें एक एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, कौन सा नाम था, ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर था उसका जो एम्परर था उसको हम क्या कहते थे उस टाइम में, वो खलीफा बोलते थे। खलीफा, खलीफा कौन था, अगर आपसे पूछा जाता है कि खलीफा कौन था, वो ऑटोमन एम्पायर का एम्परर था। और साथ ही साथ में वो स्पिरिचुअल किंग था, स्पिरिचुअल हेड था, किसका, मुस्लिम्स का। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसको कौन लीड करता था, खलीफा ही करता था। देखो, दो उसके पास पावर्स थी। फर्स्ट पावर तो ये थी कि वो ऑटोमन एम्पायर का क्या था, एम्परर था, राजा था। और दूसरा क्या था, वो स्पिरिचुअल हेड था, किसका, मुस्लिम्स का। अभी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो गई, उनकी हार हो गई। तो अभी जो ब्रिटेन वाले थे जो हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो वो उनसे बदला लेंगे, है ना। बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का मतलब होता है एन एग्रीमेंट, ठीक है। जब एग्रीमेंट साइन होता है किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में, एक तो जो जीत गई और दूसरी जो हार गई, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटमेंट होता है, एक हम कह सकते हैं एग्रीमेंट होता है जिसको हम ट्रीटी कहते हैं। तो ये र्यूमर्स थी, र्यूमर्स का मतलब होता है कि ये अफवाह फैल गई कि अब इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, एक तो ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, जो हार गई सारी पार्टीज़, और जो जीत गई, इनके बीच में क्या होगा, एक खास पीस ट्रीटी होगी और बहुत ही ज़्यादा उसमें जो रूल्स होंगे और रेगुलेशंस होंगे वो फिक्स किए जाएंगे, जिससे जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, वो क्या हो गए, एंग्री हो गए। क्यों हो गए, एक तो उनके खलीफा की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, ठीक है, और उनको ये था कि उनके पास जो पावर्स हैं वो सारी उनके हाथ से निकल जाएंगी। तो जिसके कारण जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम एंगरनेस की कंडीशन में थे। तो गांधी जी ने क्या सोचा उस टाइम में, गांधी जी ने सोचा कि अभी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है कि अगर हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों को ही क्या कर लें, यूनाइट कर लें। क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैंने कोई भी आगे नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करना है, दैट इट वाज नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा अगर हिंदूज़ और मुस्लिम्स आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे। तो उन्होंने इसका एडवांटेज भी लिया, ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने बात की और एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी, ठीक है। वो 1919 में बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई गई थी। और वहाँ पे उसी खिलाफत कमेटी से बात करके गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट। सो वी कैन से इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी एंड अली ब्रदर्स। जो हमारी तरफ से था वो गांधी जी थे हिंदूज़ की तरफ से, और जो मुस्लिम्स की तरफ से उसको कौन लीड कर रहा था, दो अली ब्रदर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इन तीनों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एज अ स्टोरी बनाकर इसको सुना दिया है ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए, ठीक है। अगर आपको अब कुछ याद करना है तो सिर्फ वो आ जाती हैं इसमें प्रॉपर डेट्स, कि आपको कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर उसकी क्या टाइम पीरियड था। अभी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन वर्ल्ड वॉर वन, जो आपकी वर्ल्ड वॉर वन थी, उसमें जो खलीफा था वो क्या हो गया, डिफीट, मीन्स उसकी हार हो गई। अभी खलीफा कौन था, एक तो वो क्या था, स्पिरिचुअल हेड था, किसका, इस्लामिक वर्ल्ड का। पूरे इस्लाम जितने भी मुस्लिम्स थे उनका स्पिरिचुअल हेड था। जो भी काम किया जाता था वो उसके ही अंडर सुपरविजन में किया जाता था। और सेकंड क्या था, वो ऑटोमन एम्परर का। ऑटोमन एम्पायर का क्या था, एम्परर का, मीन सारी उसके पास पावर्स थी। तो जब वो हार गया तो क्या हुआ,
जो ब्रिटेन वाले थे, जो जिनकी विक्ट्री हुई थी, उसने जो डिफीट वाली पार्टी थी उनके साथ क्या एक र्यूमर फैल गई, अफवाह फैल गई कि क्या होगा, आज जो पीस ट्रीटी है वो साइन की जाएगी। ठीक है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसमें जो हमारा खलीफा है उससे सारी की सारी पावर्स स्नैच कर दी जाएंगी। तो जिसके कारण जो मुस्लिम से बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो एट दैट टाइम जो गांधी जी थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी का क्या लिया, एडवांटेज लिया। तो उस टाइम में जो कमेटी बनाई गई थी खिलाफत कमेटी कब बनी थी, वो मार्च 1919 में बनी थी बॉम्बे में। ठीक है, जब गांधी जी ने उस खिलाफत कमेटी के पर्सन से बात की कि अभी हमें क्या करना चाहिए, एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो उस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, ठीक है, उसको लीड किया गया अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे, मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो अली ब्रदर्स थे और साथ में कौन मिल रहे उनके, गांधी जी। तो इन तीनों पर्सन्स ने मिलकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, खिलाफत मूवमेंट। तो जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक सेशन बुलाया गया। सेशन किसका था, कांग्रेस का। आप इस चैप्टर में अलग अलग सेशंस के बारे में बात करोगे। ठीक है, कि कौन सा सेशन कब हुआ। ठीक है, ये सारे सेशन थे कांग्रेस के ही। सेशन इसको क्यों बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया, एक मीटिंग होती है। तो उस टाइम में कौन सी जगह पे वो सेशन बुलाया गया था, कैलकाटा में। ठीक है, जिसको हम कौन सा सेशन कह देते हैं, कैलकाटा सेशन कह देते हैं। ये कब हुआ था, सितंबर 1920 में। तो उस सितंबर 1920 में जो कैलकाटा सेशन हुआ, जो कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स वहाँ पे गैदर हुए, तो उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की कि एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और नया जो मूवमेंट है उसका नाम क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आपको मैंने अंडरलाइन टर्म्स दी हैं, जैसे कि ये है कि आपका जो सेशन है कैलकाटा में हुआ या सितंबर 1920 में हुआ, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मैथ में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो ये पूछा जा सकता है कि सितंबर 1920 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कौन सी प्लेस पर हुआ। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं आपको MCQs में या फिलिप्स में भी पूछा जा सकता है कि कैलकाटा सेशन कब हुआ था। तो लाइक दिस जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट आप सभी को ये तीनों टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए हैं, रोल टेस्ट एंड उसके बाद जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो हुआ एंड आफ्टरवर्ड्स रोल टेस्ट, इनको कोरिलेट करके ठीक है समझना है, और इनके जो बेसिक्स हैं कि क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था और उसका क्या रिजल्ट निकला, इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर इनको कवर अप करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे वाले पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे। बाय बाय।